हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का सेट नंबर 16 है। अगर इससे पहले और सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, बाल विकास की गति, क्या बाल विकास की गति एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। देखिए, जहां एक समान मानकीकृत दिख जाए तुरंत वह निगेटिव हो जाएगा। संपूर्ण पैरागोजी में एक एक पॉजिटिव वर्ड, एक एक निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती हैं। या ऑप्शन नंबर 3 एक समान मानकी और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। या ऑप्शन नंबर 4 बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। बिल्कुल सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। बाल विकास, बाल विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं और महत्व होता है। विकास की दर और गति अलग अलग रूपों में क्या होती है दोस्तों, तो अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास के स्वरूप का क्रम लगभग समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। क्या ऑप्शन नंबर पहला शैशवावस्था, या ऑप्शन नंबर दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर तीसरा किशोरावस्था, या ऑप्शन नंबर चौथा माध्यमिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, शैशवावस्था। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्थूल गत्यात्मक कौशल, जैसे कि मान लीजिए चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घिसड़कर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़ी मांसपेशियों के समूह की उपयोग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी ये क्वेश्चन लेकर आए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतः क्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है। क्या सृजनता कहलाती है, या संवर्धन कहलाता है, या समाजीकरण, या स्थगित अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, समाजीकरण। ये जो समाजीकरण है दोस्तों, इसके द्वारा बच्चों में सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक कौशलों का संचार होता है, जिससे वे समाज में अपनी उत्तरजीविता को स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। तो क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी चालक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, संवेदी चालक अवस्था। दोस्तों, ये जो संवेदी चालक अवस्था होती है, इसकी वर्ष दोस्तों 0 से 2 वर्ष होता है। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था संवेदी यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं पूरी की पूरी डिटेल में हम पढ़ा दी हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची यह मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है। क्या प्रदर्शित करती है, जीववाद सोच, या केंद्रीयता, या अप्रतिवर्ती सोच, या क्रमबद्धता। देखिए यहाँ पे सजीव बताया गया है। क्या सजीव बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर जीववाद, यानी कि जीववाद से कोरिलेट करके जोड़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जीववादी है।
इसमें क्या है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, जैसे कि मान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, उसी में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। जीववादी दृष्टिकोण इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक को अगर चोट लग जा रही है तो वो रोने लगता है, दरवाजे से चोट लग जा रही है तो वो रोने लगता है, तो आप लोग जाते हैं उस दरवाजे को मारते हैं, तो बच्चे में सोचते हैं कि उसमें भी जीववाद है इसलिए उसको पीटा गया है। तो किसमें होगा जीववादी सोच, किसमें होता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जीववादी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार, क्या कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? तो क्या विशेषता होती है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, या यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना, या ऑप्शन नंबर 4 यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो जो अंतिम चरण है इसी को यहाँ पे दर्शाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है दोस्तों, ये 3 अवस्थाएं 6 चरणों में बांटी गई थी। तो इसको बहुत डिटेल से हम बता दिए हैं, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? क्या पाड़ का, या अनुबंधन का, या अनुकरण का, या अनुकूलन का? पाड़ को ही मचान कहते हैं और इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पाड़ यानी कि मचान वह संरचना होती है जिसमें बालक को पर्याप्त मार्गदर्शन या सहयोग देकर लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता की जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पाड़ यानी कि मचान, जिसे स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, या सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, या वाइगोत्स्की के विकास के सांस्कृतिक कारकों पर कोई प्रभाव। देखिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं कर रहा है यानी कि निगेटिव है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाता, बिल्कुल सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। व्यक्ति क्या होता है? तो समाज का अभिन्न अंग होता है, समाज में रहकर ही उसका विकास होता है, बिना समाज के मानव का समुचित विकास असंभव है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं बोला गया है, यानी कि निगेटिव यानी कि गलत का गलत खोजना है हमें। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमारा क्या खोजना है, निगेटिव का निगेटिव खोजना है। दूसरा क्या कह रहा है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, बिल्कुल ये भी सत्य है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है। और ऑप्शन नंबर चौथा, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना। देखिए कभी भी विद्यार्थियों को आप निष्क्रिय नहीं लेंगे, जब भी लेंगे बालक को या टीचर को, अध्यापक बालक के रूप में, दोनों को दोनों सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप में मानेंगे, ना कि यहाँ पे पैसिव के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का गलत मिल गया, निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें किस भाषाई बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो क्या तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, या भाषाई बुद्धिमत्ता, या अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, या संगीतमय बुद्धिमत्ता? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, भाषाई बुद्धिमत्ता। ये जो भाषाई बुद्धिमत्ता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पढ़ने लिखने और कहानियों को सुनियोजित अच्छे यहाँ पे अच्छे कौशलों की बात कर रही है, तो भाषाई बुद्धिमत्ता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी बुद्धि से हम बताए हैं दोस्तों, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए,
बहुत ही शानदार शानदार तरीके से बताया गया है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, कितने बुद्धि के प्रकार बताए थे, तो 8 बुद्धियों के प्रकार बताए थे। सब के सब बुद्धि हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं और थॉर्नडाइक के अनुसार भी बुद्धि हम बता दिए हैं, जो कि एग्जाम में थॉर्नडाइक के अनुसार नहीं पूछा जाता है। क्या पता इस बार पूछ ले, तो इसलिए हम थॉर्नडाइक के भी बुद्धि के प्रकार बता दिए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? तो क्या ले वाइगोस्की ने, या बीएफ स्किनर ने, या हार्वर्ड गार्डनर ने, या जीन पियाजे ने? तो ऑप्शन नंबर दूसरा पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की क्या मानते हैं? मानते हैं कि बालक समाज के साथ अंतः क्रिया द्वारा ही अपनी भाषा या विचार का विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ले वाइगोस्की। ये जो बीएफ स्किनर है, ये बीएफ स्किनर बोलते हैं कि भाषा बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, और जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है और उसको चुनौती देने में सबसे प्रभावशाली कौन है, देख लेते हैं। शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, जेंडर संबंधी चुनौती को यहाँ पे बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। यहाँ पे नजरअंदाज करने की बात कह दी, यानी कि गलत हो जाएगा। शिक्षिका को कक्षा में होने वाले गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ऐसा करने से शिक्षिका दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगी, जिससे बच्चों में यह समझ विकसित होगी कि लड़के और लड़कियों सभी कार्य में समान रूप से सक्षम हैं। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादियों को चुनौती देने में प्रभावशाली, राइट आंसर हम लोग का दूसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे, तो क्या शिक्षकों को चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें? बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर पहला है, हम लोग लॉक कर देंगे। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को यही चाहिए कि ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। संस्कृति और भाषा को शामिल करने से अधिगम प्रक्रिया रुचिकर व सहज हो जाएगी और कक्षा का वातावरण भी आनंदमय होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य क्या कार्यविधि चिंतन को बढ़ावा देना, या आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, या अभिसारी चिंतन, या रटकर स्मरण करना? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है दोस्तों, जिसमें तर्क संगत रूप से सोचने व विचारों के मध्य तार्किक संबंध को समझने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? यहाँ पे सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि गलत का गलत हमें ढूंढना है, निगेटिव का निगेटिव। सहयोगी परियोजना ये पॉजिटिव है, सहकर्मी मूल्यांकन पॉजिटिव है, कक्षा अवलोकन पॉजिटिव है। जो मानकीकृत है यही क्या है, सामाजिक रचना कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है दोस्तों। हम संपूर्ण पेडागोजी में बताएं कि जहां मानकीकृत की बात करें, जहां स्टैंडर्डाइज की बात करें, जहां रोट मेमोरीज की बात करें, जहां परीक्षा फल की बात करें, जहां रोजगार की बात करें, सब के सब वो निगेटिव, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में वो दिखेगा तुरंत गलत मार दीजिएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक टैग्स वर्ड्स, यानी कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, सबके सब खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समावेशी शिक्षा का दर्शन। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, या
समावेशी शिक्षा का दर्शन का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है या केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित हैं, या ऑप्शन नंबर 4 अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, अपवर्जन की सभी नीतियों आचरण को चुनौती देता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है दोस्तों, विद्यालय में शिक्षा यानी कि विद्यालयी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है तथा उन्हें समान रूप से आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग लॉक कर देंगे। एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी हैं, तो एक शिक्षिका को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी अलग अलग स्तर के होते हैं तो ऐसे में शिक्षक को समूह के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए अपने सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है कि अनुकूल पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, बिल्कुल सत्य है ये। कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, बिल्कुल कार्य को जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे उतना ही सही रहेगा। अच्छा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय अवधि तय करने की, देखिए सख्त समय अवधि तय नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। एक समय पर एक कार्य देना, बिल्कुल सत्य, यानी कि ए बी डी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? तो गुणधर्म का सही मिलान देख लेते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता, यहाँ पे अनम्यता की बात कर रहा है, यानी गलत हो जाएगा। सोलिन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, सोलिन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव। इसमें सोलिन होता क्या है दोस्तों, देखिए सोलिन विद्यार्थी सामाजिक संपर्क में असमर्थ होते हैं, जैसे समाज में वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, उसमें नहीं आते हैं, अकेले रहते हैं, वो लोगों से बातचीत करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें अक्सर सामाजिक संचार बाधिता है और प्रतिबंधित या दोहराव जाने वाले व्यवहार आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सोलिन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो कैसे बढ़ावा दे सकती है देख लेते हैं। अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सत्य, जहां अपसारी प्रश्न देखिए वो सृजनात्मकता को ज्यादा प्रभावित करेगी, जहां से अनेक प्रकार के उत्तर निकल कर आते हैं। विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, बिल्कुल संवेदनशील और लचीले होकर, ये क्या है, सृजनात्मकता को दर्शाता है, यानी कि बी भी सत्य हो गया। और एकमात्र सही उत्तर, देखिए एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अनम्य निर्देश का पालन करेंगे, ये भी गलत, यानी कि ए और बी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग ला कर देंगे, ए बी। अपसारी प्रश्न से तात्पर्य उन प्रश्नों से है जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। अपसारी प्रश्न के उत्तर में व्यापक चिंतन की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को, तो विषय वस्तु को क्या करना चाहिए देख लीजिए। व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, या विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से बहुत ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ना जाना चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए, दैनिक दिनचर्या से, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कथन ए क्या कह रहा है देख लीजिए। शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज खोजने में मदद करनी चाहिए, वह उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीजों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना चाहिए। बिल्कुल सत्य, यहाँ पे भर भर के पॉजिटिव दे दिया। तो कथन ए हमारा सत्य हो गया। तर्क आर देख लेते हैं। सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के जीव का तीव्र करने का कौशल, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान सिर्फ से नहीं होता है, जीव का तीव्र अगर करेंगे तो वहां पे क्या निगेटिव निकल कर आ जाएगा। यानी कि कथन ए भी सत्य है और तर्क आर भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, करके देखना और सवाल पूछना, यानी कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी करें। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संरचनावादी शिक्षिका। तो एक संरचनावादी शिक्षिका क्या है देख लेते हैं। शिक्षिका को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, गलत। एक संरचनावादी शिक्षक जहां केवल की बात करे वैसे ही गलत, यहाँ भी केवल की बात कर दिया, गलत। एक संरचनावादी शिक्षिका को कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। संरचनावाद एक ऐसी दृष्टिकोण है, जो संरचनावादी है दोस्तों, तो संरचनावाद एक ऐसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो सूचना के निर्माण, समझ और बोध में शिक्षक को छात्रों दोनों की सहायता करता है। तो सिर्फ उदाहरण गैर उदाहरण देकर संरचनावादी को आप लोग नहीं चला पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश निम्न में से विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो क्या शर्मिंदगी और निराश, या भय और उत्कंठा, या यह मान्यता की क्षमता अटल और नियंत्रित है, या ऑप्शन नंबर चौथा यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं जब यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती हैं। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग को गलत ढूंढना है। तो देखिए कि गतिविधियां कराती हैं, तो उन पूरे क्रियाकलापों के संदर्भ में देख लेते हैं। यह छात्रों में जानकारी का जुड़त्व और संबंध बनाने में सहायक है, बिल्कुल। जब अनेक प्रकार की पूर्व ज्ञान पे एक्टिविटी कराएंगे, क्रियाकलापों के संदर्भ में ये सहायक होती है, तो ये सत्य हो गया। यह समय और संसाधन की बर्बादी, समय और संसाधन की बर्बादी होगी, गलत हो जाएगा। यानी गलत पूछा है तो हमें गलत ही ढूंढना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं, क्या प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, ये भी गलत हो गया। यह अधिगम के लिए तैयार करने की शक्ति, ये सत्य है। यानी कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव निकल गया, लेकिन हमें गलत का गलत ढूंढना है, यानी बी सी गलत निकल गया। तो बी सी गलत किसमें है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, बी सी गलत, हमें गलत ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक छात्रों को क्या एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। तो कैसे मदद कर सकता है देख लेते हैं। उन्हें कड़ी सजा, देखिए जहां सजा की बात करे तुरंत वह गलत हो जाएगा, जहां पुरस्कार रोजगार की बात करे तुरंत वह गलत करेगा, जहां प्रत्यास्मरण बार बार रटने की बात करे वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उनसे जूझने में मदद करके। देखिए सजा, दंड, पुरस्कार, जितना ये सब है दोस्तों, सब के सब संपूर्ण पेडागोजी में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी आप लोग पेडागोजी सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 4 नीचे ऑप्शन है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थी को प्रशंसा करके, नहीं, यहाँ पे आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं हो पाएगा। कम उपलब्धि वाले शिक्षक दंड देकर, जहां दंड की बात करेगा वो भी गलत हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, उन्हें शिक्षक की नकल करने की बात करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। 3 को तो गलत मिल गया, तो ऑलरेडी हमारा चौथा वैसे ही सही हो जाएगा।
सीखने के लिए आनंद की भावना उत्पन्न करे। आप में अगर आनंद की भावना किसी भी चीज को सीखने का रहेगा तो आंतरिक अभिप्रेरणा का बेस्ट उदाहरण है। वे शिक्षार्थी को आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? क्या अनुबंधन कर रहा है, या अनुकरण कर रहा है, या स्मरण व प्रत्याहार कर रहा है, या अधिसंज्ञा? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग ला कर देंगे अधिसंज्ञान दोस्तों। क्योंकि अधिसंज्ञान क्या होता है, तो अधिसंज्ञान उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों या चिंतन कौशलों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, अधिसंज्ञान का कीवर्ड पकड़िए कि अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है, स्वयं से, तो वही अधिसंज्ञान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती हैं कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे कैसे किया जा सकता है पॉजिटिव निकल कर आया, यानी कि कथन ए हमारा सत्य हो गया। तर्क आर क्या कह रहा है, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। देखिए, पहले तो सोच रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, और फिर सोच रहे हैं कि बोलकर, यानी कि विद्यार्थियों के साथ साझा करने के प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। पहले सोचती है कैसे, या फिर विद्यार्थियों के साथ साझा करती है, यानी कि दोनों सत्य होगा और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए, एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, एक बच्ची संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को क्या करती है, तो प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सत्य है। तर्क आर, संज्ञान व संवेग परस्पर संबंध, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे संवेगात्मक मनोस्थिति की बात कर रहा है, तो संवेग और संज्ञान उससे क्या है, व्याख्या सही भी कर रहा है, क्योंकि मैच कर रहा है और ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित भी है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।